करिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग इस क्लास में यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे सवालों को यहाँ पढ़ रहे हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो जितने भी सवाल यहाँ आपसे करवाए जा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सवालों को हम आपके सामने लेकर आए हैं और ये तीसरी क्लास है। तो जो लोग पहली और दूसरी क्लास अटेंड नहीं किए हैं वो जाकर अटेंड कर लें। और हम यहाँ पे इस तरीके से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं कि जिससे आपका रिवीजन भी हो सके। तो साथ के साथ रिवीजन भी कर रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था के सवालों को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और आपसे एक बात और कहना है कि जो लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर करिए, वीडियो को लाइव करिए। आपका रिस्पांस अगर अच्छा होगा तो इसके बाद भी बहुत सारे क्लासें प्रैक्टिस सेट की होंगी, पॉलिटी की भी होंगी, हिस्ट्री की भी होंगी। तो आप अपना रिस्पांस थोड़ा दिखाइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और अगर पसंद आए तो लाइक करिए। आपसे पूछे गए सवालों का कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा सेट भारतीय राज्य व्यवस्था का। और सबसे पहला सवाल, इसका जवाब आप लोग दीजिए। सबसे पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय प्रावधान किया गया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय, भाई अधीनस्थ न्यायालय को ही क्या कहा जाता है? जिला न्यायालय। तो किस अनुच्छेद में है जिला न्यायालय? अनुच्छेद 231, 233, 131 या 143? तो ध्यान रखेंगे हमारे संविधान में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 233 आर्टिकल 233 में है। अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय, तो बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है? तो वही जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की संरचना। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल का जवाब दीजिए। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो बताइए कि प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार, पर्यावरण की सुरक्षा करना, प्रकृति की सुरक्षा करना, ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 48 का ए, 51 का ए, 56, 21 किस अनुच्छेद में है? तो भाई ध्यान रखेंगे किस में है? 48 के ए में है। 48 के ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन ये हमेशा से ही हमारे संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। और किस संविधान संशोधन से? तो ध्यान रखेंगे इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत आर्टिकल 48 के ए को हमारे संविधान में क्या किया गया? जोड़ा गया। 48 का ए में क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा। चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिए। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिन, 15 दिन, 12 दिन और 3 दिन। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में लिखा हुआ है? तो ध्यान रखेंगे धन विधेयक है संविधान के अनुच्छेद 110 में। क्या है? धन विधेयक। तो संविधान के किस अनुच्छेद में है? 110 में। और अगर धन विधेयक की बात करें तो ये विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश करना अनिवार्य है। ये सबसे पहले पेश कहां होता है? लोकसभा में।
लोकसभा में क्या होता है, ये सबसे पहले पेश करना होता है। ये लोकसभा में पेश करना अनिवार्य होता है। ये सबसे पहले कहाँ पेश होता है, लोकसभा में। तो कह सकते हैं धन विधेयक में लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से क्या होती है, ज्यादा होती है। और कोई भी धन विधेयक में लोकसभा की जो शक्ति होती है वो राज्यसभा से ज्यादा होती है। कहने का मतलब अगर लोकसभा में धन विधेयक को पास कर दिया गया तो राज्यसभा इस विधेयक को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, बस 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। उसके बाद इस विधेयक को पास मान लिया जाएगा। कहने का मतलब अगर धन विधेयक लोकसभा में पास हो गया तो उसको पास माना जाएगा। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास जो शक्ति है वो सिर्फ इतनी है कि वो 14 दिन के अंदर उनको धन विधेयक पास करके भेजना अनिवार्य है। धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में है, बता दिए भाई, 110 में है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए। किस अधिनियम के तहत मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा भारत के नए राज्य बने? उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, उत्तर पूर्वी भारतीय गणराज्य अधिनियम 1972, उत्तर पूर्वी क्षेत्र नया राज्य अधिनियम 1972 और उत्तर पूर्वी प्राधिकरण पुनर्निर्माण अधिनियम 1971। तो भाई ध्यान रखेंगे कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 में आया। उत्तर पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1972 में आया उत्तर पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इसी अधिनियम के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 3 राज्यों का गठन किया गया। कौन कौन? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो अगर आपसे सवाल ये पूछें कि मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा, इन तीनों का गठन किस वर्ष किया गया, तो ध्यान रखेंगे 1972 में। और किस अधिनियम से किया गया? उत्तर पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कौन सा आंसर होगा? तो सबसे पहले 72 वाला सही होगा। उत्तर पूर्वी भारतीय गणराज्य अधिनियम, उत्तर पूर्वी क्षेत्र नया राज्य अधिनियम 1972। हाँ, सी ऑप्शन कर सकते हैं, सी ऑप्शन। तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का गठन कब हुआ? 1972 में। किस अधिनियम से? उत्तर पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अगला सवाल का जवाब दीजिए, आपके सामने है। बताइए, राज्यसभा सर्वप्रथम कब गठित की गई? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा से सवाल इस बार एग्जामों में, हाल फिलहाल के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा से सवाल पूछने की संभावना ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जो संभावना है वो लोकसभा से सवाल पूछने की है। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है और हमारे यहाँ नई सरकार का गठन हुआ है, इसलिए। तो सबसे पहले बताइए, राज्यसभा सर्वप्रथम गठित कब की गई? तो सब ध्यान रखेंगे 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा क्या हुई, हमारे देश में गठन हुआ। इसके अलावा अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा का गठन कब हुआ? प्रथम लोकसभा। बात करें प्रथम लोकसभा, इस बार जो चुनाव हुआ है वो कौन सा लोकसभा का चुनाव था? तो ध्यान रखेंगे, इस बार जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है वो 18वीं लोकसभा चुनाव थी। अगर वो 18वीं थी तो प्रथम लोकसभा कब गठित हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 1952 में ही प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे। 1952 ईस्वी में प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे हमारे देश में। लेकिन प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? ध्यान रखेंगे 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का, हमारे देश में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। और हमारे देश में पहली बार राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। अगर बात करें कि कब प्रथम बैठक
प्रथम बैठक कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को क्या हुआ था? लोकसभा का प्रथम बैठक हुआ था। और इसी दिन राज्यसभा का भी प्रथम बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952 को। इसके बाद अगर सवाल पूछे कि लोकसभा के प्रथम, आपसे पूछे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अध्यक्ष से सवाल पूछने की संभावना इस बार ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है, लेकिन संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि किस प्रकार से सहमत से भी चुना जा सकता है, निर्वाचन भी करवाया जा सकता है। तो आज तक 2 बार निर्वाचन हो चुका है, लेकिन इस बार भी लोकसभा के अध्यक्ष को निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा। तो लोकसभा के पे लिख लेंगे प्रथम अध्यक्ष, ध्यान रखेंगे जी.बी. मालवंकर, जी.बी. मालवंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मालवंकर। और प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1952 में। पहली बार लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। पहली बार लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। पहली राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। तो ये सब सवाल आप इस बार ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो यहां से सवाल पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है। चलिए अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? जवाब दीजिए इसका। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, तो ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो चांदनी चौक है। अभी सबको पता है ये चांदनी चौक कहाँ पे है? दिल्ली में। तो ये जो चांदनी चौक है वो भारत का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? और वो भी कौन सा निर्वाचन क्षेत्र? लोकसभा, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। यहां लिख लीजिएगा सबसे बड़ा लोकसभा। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख लोकसभा जो सीट है वो देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे छोटा चांदनी चौक, सबसे बड़ा लद्दाख। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, मंत्री परिषद में प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बताइए इस सवाल का जवाब कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी आपसे बताएं कि अगर कोई विधेयक धन संबंधित विधेयक है, कहने का मतलब धन विधेयक है, तो उस धन विधेयक को सबसे पहले पेश कहां करना अनिवार्य होता है? लोकसभा में। सबसे पहले वो लोकसभा में पेश होता है, उसके बाद कहां जाता है? अगर लोकसभा में पास हो गया तो जाएगा राज्यसभा। और धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास ज्यादा शक्तियां नहीं है, उनको 14 दिन के भीतर भीतर इस धन विधेयक को पास करना अनिवार्य है। 14 दिन के भीतर। सबसे पहले कहां पास होता है धन विधेयक? लोकसभा में है। किस अनुच्छेद में धन विधेयक का जिक्र है? अनुच्छेद 110 में। लेकिन अगर धन विधेयक के अलावा कोई अन्य विधेयक है, कोई साधारण विधेयक है या कोई भी विधेयक है, तो उसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, कोई निर्धारित नहीं है, कहीं भी पेश किया जा सकता है। पहले राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, पहले लोकसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन अगर वो धन विधेयक है तो लोकसभा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है?
ये ध्यान रखेंगे। पॉपुलर चैम्बर किसको कहा जाता है? राज्यसभा को, विधानसभा को, ग्राम सभा को या लोकसभा को? पॉपुलर चैम्बर, पॉपुलर चैम्बर किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है लोकसभा को। लोकसभा को, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। लोकसभा को कहा जाता है पॉपुलर चैम्बर, ध्यान रखेंगे, क्योंकि लोकसभा से इस बार आने वाले एग्जाम में सवाल बनने की संभावना ज्यादा है। अगला सवाल जवाब दीजिए। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, या राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है? तो बताइए प्रधानमंत्री, इन चार ऑप्शन में क्या सही है प्रधानमंत्री के लिए? लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। तो ध्यान रखेंगे इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता। आप जानते हैं कि लोकसभा में जो भी पार्टी बहुमत की सरकार बनाती है, कहने का मतलब 272 के आंकड़े को पार करती है, इसी दल का नेता, कहने का मतलब जो भी पार्टी 272 का आंकड़ा पार कर लेती है, उसको कहा जाता है कि ये पार्टी बहुमत में आ गई है। और उसके बाद उस सरकार के लिए या उस दल के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, और उस मंत्री परिषद का 2 अध्यक्ष होता है। वही कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो उस बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? किसी व्यक्ति को भारत का अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? जैसा कि आप जान रहे हैं, अगर आपसे सवाल पूछें कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कैसे याद रखेंगे भाई? जैसा जान रहे, लोकसभा को हमारे संसद का कौन सा सदन कहा जाता है? निम्न सदन, निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को हमारे संसद का कौन सा सदन कहा जाता है? तो उच्च सदन, उच्च सदन। तो निम्न सदन का सदस्य बनने के लिए आयु भी क्या होगी? निम्न होगी। और उच्च सदन का सदस्य बनने के लिए आयु भी क्या होगी? उच्च होगी। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। प्रधानमंत्री भी बनने के लिए कितने वर्ष होने चाहिए? 25 वर्ष। तो अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो इस संसद का उच्च सदन किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा, राज्यसभा को कहा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बने वो लोकसभा का ही सदस्य हो। राज्यसभा का जो सदस्य है वो भी क्या बन सकता है? भारत का प्रधानमंत्री। और ऐसे ही कौन बने थे? कौन से प्रधानमंत्री बने भारत के? अभी कुछ ही समय पहले कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा के नहीं राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे और वो प्रधानमंत्री बने थे। तो कह रहा है सवाल में कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन, कहने का मतलब राज्यसभा के सदस्य हों, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पद में वोट नहीं दे सकते। अगला, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते। वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना होगा। निम्न सदन मतलब लोकसभा का।
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, अगर बात करें कि जो राज्यसभा का सदस्य है अगर उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया तो वे अविश्वास प्रस्ताव, मतलब अगर प्रधानमंत्री को पद से हटाना है तो एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव में मतदान कौन नहीं कर सकता? प्रधानमंत्री मतदान नहीं कर सकता, ये ऑप्शन तो सही है। इसके अलावा वे निम्न सदन में, निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकते। अरे भाई, प्रधानमंत्री है तो बजट में क्यों नहीं बोल सकता है? ये गलत बात है। वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री है तो निम्न सदन लोकसभा में तो वक्तव्य देना अनिवार्य है उसको, ये भी गलत है। उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए बाद में 6 माह के अंदर निम्न सदन मतलब लोकसभा का सदस्य बनना है, ऐसा नहीं है। मनमोहन सिंह तो ऐसा नहीं किए। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है और वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, कहाँ का होता है? राज्यसभा का सदस्य होता है, तो अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, मतलब उसको संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि यह व्यक्ति अपनी सरकार चलाने में क्या है? असमक्ष है, इनको पद से हटा देना चाहिए, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो उस प्रस्ताव में मतदान कौन नहीं कर सकता? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब सब लोग दीजिए। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? संसदीय कार्यप्रणाली में, संसद मतलब संघ की बात कर रहा है, कि कार्यपालिका की वास्तविक, जब भी लिखेगा वास्तविक, सिर्फ अगर आपसे सवाल पूछे कि संघ के कार्यपालिका की, आपसे बात करें संघ के कार्यपालिका की सभी शक्तियां किसके पास हैं? तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति। और ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 के तहत संघ के कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। लेकिन संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं अनुच्छेद 53 के तहत। लेकिन कह क्या रहा है? वास्तविक रूप से। अगर आपसे कहेगा वास्तविक रूप से कार्यपालिका की शक्तियां संघ की किसके पास होती हैं, तो वो होती हैं प्रधानमंत्री के पास। भाई इसीलिए शक्ति की ही लड़ाई है। इसीलिए कोई व्यक्ति, सबसे ज्यादा लड़ाई किस चीज के लिए है? प्रधानमंत्री बनना है सबको, कोई राष्ट्रपति नहीं बनने के लिए लड़ता है। किस चीज के लिए लड़ाई है? प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि सभी शक्ति, संघ की पूरा शक्ति किसके पास है? वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के पास है, कहने के लिए राष्ट्रपति के पास है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का जवाब है, जब भी वास्तविक बात करेगा तो प्रधानमंत्री आंसर देंगे, लेकिन अगर सिर्फ पूछेगा कि कार्यपालिका की शक्तियां किसके में होती हैं तो राष्ट्रपति जवाब देंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। इस सवाल का जवाब दीजिए, कौन सा आंसर सही होगा? लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत यदि वह लोकसभा का सदस्य हो तो सदन का नेता का अर्थ से है, भाई इसमें भरना है इस चारों में से। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत यदि वह लोकसभा का सदस्य हो और सदन का नेता, इस सदन का नेता किसको कहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को कहते हैं, राष्ट्रपति को कहा जाता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को कहा जाता है, या प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो बताइए सदन का नेता किसको कहा जाता है? सदन का नेता कौन होता है? तो ध्यान रखेंगे सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री। अगला सवाल, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ध्यान रखेंगे क्या सवाल पूछ रहा है? केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय मंत्री परिषद का जिक्र किया गया है? तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद
74 अनुच्छेद 74 के 1 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। संघ का एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा। और किसको सलाह देने के लिए? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्री परिषद होगा। और इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 74 के 1 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। भाई अनुच्छेद 74 का 1 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अगर बात करें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में, इनकी नियुक्ति के बारे में, किसकी नियुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं हम? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के, इनकी नियुक्ति के बारे में कहा लिखा हुआ है? अनुच्छेद 75 में, आर्टिकल 75 में मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 75 में क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और उसके मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चलिए, तो सवाल पूछ रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अभी बताए, प्रधानमंत्री। इसका ऑप्शन कौन सा है? सी, प्राइम मिनिस्टर। तो भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ये लिखा भी है कहाँ? अनुच्छेद 74 में। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस सवाल का जवाब दीजिए। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो सबसे पहले बताइए कि मंत्री परिषद के सदस्यों के शपथ के बारे में, इनके शपथ के बारे में संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? भाई इनके शपथ के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? मंत्री परिषद के शपथ के बारे में संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में ही भारत के सभी पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में लिखा हुआ है। बस 3 लोग हैं जिनके शपथ का जिक्र अनुसूची 3 में नहीं है। और वो कौन 3 लोग हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 69 या 69 में है और राज्यपाल को शपथ संविधान के अनुच्छेद 159 159 में है। लेकिन इन तीनों के अलावा सभी पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में कहा लिखा हुआ है? अनुसूची 3 में। देखिए, अगर आपसे सारे सवाल हो रहे हैं तो भाई अच्छी बात है, क्योंकि बार बार यही सब सवाल पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, साथ में साथ हम आपका रिवीजन भी करवा रहे हैं। लेकिन जो लोग नए हैं उनको दिक्कत हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया रहेगा, आप जाइए। एकदम जीरो लेवल से पॉलिटी या हिस्ट्री एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। पिछली कक्षाओं में आप क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं। एक बार जाके बस प्लेलिस्ट से वीडियो देखिए, आपको सारी बातें एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे सारे सवाल जरूर होंगे, चाहे वो हिस्ट्री के हों या पॉलिटी के हों। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कहाँ लिखा हुआ है? अनुसूची 3 में। और अनुसूची 3 में ही अगर पूछे प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो भाई राष्ट्रपति ही दिलाता है। और इनके भी शपथ के का जिक्र कहाँ है? तो वो भी अनुसूची 3 में ही है। मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट जो है वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी और भारत के प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलवाते हैं। अगला सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिए। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? अभी हाल फिलहाल में लोकसभा का गठन हुआ है
और नई नई मंत्री परिषद का भी गठन हुआ है। तो इससे सवाल पूछ सकता है। जैसा कि बताए हैं, बहुत सारा सवाल करेंगे, बहुत सारे वीडियो इस प्रकार के आपके सामने आएंगे। बस आप पढ़ते रहिए और अपना रिस्पांस दिखाइए भाई। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, जिससे हमको लगे कि आपका रिस्पांस अच्छा है। उस हिसाब से हम और ऊर्जा के साथ ऐसी वीडियो लेकर आपके सामने आए। तो बताइए, कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? लोकसभा का सदस्य? हाँ, हो सकता है, होता ही है। राज्यसभा का सदस्य, संसद का सदस्य, कोई भी व्यक्ति। ये गलत है। ये दोनों सही है, लेकिन ये संसद, भाई जब संसद की बात करते हैं हम, तो संसद के कितने सदन है? 2 सदन, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो दोनों मंत्री परिषद का जो गठन होता है या मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, वो लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा से भी होते हैं। दोनों सदनों के लोग क्या हो सकते हैं? मंत्री परिषद के सदस्य बन सकते हैं। तो दिमाग में जिनको ये रहा होगा कि सिर्फ लोकसभा, तो ऐसा नहीं है। राज्यसभा राज्यसभा के राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो भी मंत्री परिषद में क्या हो सकते हैं? मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, जो संसद के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के जो सदस्य हैं, मतलब लोकसभा के भी सदस्य, राज्यसभा के भी सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य बन सकते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहले बताइए, उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो संवैधानिक पद है या गैर संवैधानिक पद है? तो सबसे पहले बात करें कि किस चीज को संवैधानिक कहा जाएगा और किस चीज को गैर संवैधानिक कहा जाएगा। वो सारी चीजें जिनका जिक्र हमारे संविधान में हुआ है, कहने का मतलब ऐसी चीजें जिनके बारे में हमारे संविधान में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, वो सारी चीजें क्या हैं? संवैधानिक चीजें हैं। एक और कहा जा सकता है कि वो सारा चीज जिनका अनुच्छेद, जिनका जिक्र किसी न किसी अनुच्छेद या अनुसूची में है, वो सब संवैधानिक चीज होता है। लेकिन जिस किसी चीज का जिक्र अनुच्छेदों में नहीं किया गया है, हमारे संविधान में नहीं किया गया है, वो सारी चीजें क्या हैं? गैर संवैधानिक चीजें हैं। तो जिन चीजों का जिक्र संविधान के अनुच्छेदों में नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? गैर संवैधानिक। मोटे तौर पे ऐसा कह सकते हैं। तो बताइए, आप अगर पूरा भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो चैनल पे जाके एकदम 0 लेवल से पढ़िए, और अगर पढ़ चुके हैं तो बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है। तो आप कहेंगे कि संविधान का कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं है कि उप प्रधानमंत्री, मतलब उप प्रधानमंत्री क्या है? गैर संवैधानिक। कैसा पद है? गैर संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है। कैसा पद है? गैर संवैधानिक पद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गैर संवैधानिक पद है तो आज तक हमारे देश में कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना है। सवाल भी पूछ रहा है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ध्यान रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। चलिए, ध्यान रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? भाई एक चीज ध्यान रखेंगे, आज तक 3 बार जो है हमारे देश में उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। कितनी बार? 3 बार। 3 बार उप प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। कितनी बार? 3 बार। और वो 3 कौन कौन से लोग हैं जो उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कौन थे? सरदार पटेल, भाई चिन्ह नहीं लगाएंगे इसको। लाल कृष्ण आडवाणी भी उप प्रधानमंत्री बने हैं, और चौधरी चरण सिंह भी क्या है? उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये 3 लोग हैं ऐसे जो भारत में उप प्रधानमंत्री पद धारण कर चुके हैं। आज तक कितनी बार हमारे देश में उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो 3 बार। और वो कौन 3 लोग हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं? तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई सबसे पहले व्यक्ति थे जो सबसे पहले उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे भारत के। उसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह का नाम ध्यान रखेंगे। ये
बीडी दत्ती। ये जो है ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि सवाल पूछ रहा है कौन नहीं रहे हैं, तो बीडी दत्ती। लेकिन आपको ध्यान रखना है इन तीन लोगों का नाम। ये तीन लोग हमारे देश के उप प्रधानमंत्री बनाए जा चुके हैं। अगला सवाल, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, आगे ऑप्शन दिया हुआ है, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। सवाल पूछ रहा है कि लोकसभा स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में कौन भाग लेता है। संसद के सभी सदस्य, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य। तीसरा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, नहीं। चौथा है लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा। तो ऐसा नहीं है। इन चारों में कोई सवाल, कौन सा ऑप्शन सही है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो कहने का मतलब लोकसभा के सदस्य ही मिलकर अपने ही लोगों में से एक लोकसभा का एक अध्यक्ष और लोकसभा का एक उपाध्यक्ष का क्या करते हैं, चयन करते हैं। अगर बात करें लोकसभा के, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर बात करें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93। और आर्टिकल 93 क्या कहता है, लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका चयन सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही। और वो संविधान में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है कि कैसे करना है। सहमति से भी अपने ही लोगों में से किसी एक को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, एक को उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन अगर उनको लगता है कि निर्वाचन करवाना है तो चुनाव भी करवाया जा सकता है, लेकिन मतदान सिर्फ और सिर्फ कौन करेंगे, सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही करेंगे मतदान। अगर आपसे सवाल पूछें क्या लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं या नहीं होते हैं, तो ध्यान रखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। भाई अभी तो बताएं कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अपने ही लोगों में से किसी एक को क्या बना दिया जाएगा, अध्यक्ष बना दिया जाएगा, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है, हाल फिलहाल में हमारे 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, तो बताइए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निर्वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, या शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ध्यान रखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के लिए हमारे संविधान में शपथ के बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जिक्र लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में बात करें, भाई माफ करिएगा, अनुसूचित 3 में जिक्र है इनका, लेकिन शपथ को कोई जरूरत नहीं है, उनको शपथ की आवश्यकता नहीं होती है उनको। तो ध्यान रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा के पिता, भाई ये सवाल बढ़िया है, लोकसभा का पिता किसको कहा जाता है, लोकसभा का पिता किसे कहा जाता है। तो अगर बात करें, अभी पिछले सवाल में बताया गया कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखेंगे जी बी
मालवंकर, जीबी मालवंकर, जो जीबी मावंकर, तो जीबी मावंकर थे, ये क्या थे, लोकसभा के पहले, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। लेकिन सवाल पूछ रहा लोकसभा के पिता किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे लोकसभा का पिता भी जीबी मालवंकर को कहा जाता है, जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। तो जीबी मालवंकर जो थे, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और इन्हीं को लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। और अगर सवाल पूछें कि लोकसभा में पहला अध्यक्ष किसे चुना गया था, जिसे मतदान के जरिए चुना गया था, सहमति से, सदस्यों की सहमति से नहीं चुना गया था, बल्कि कैसे चुना गया था, मतदान द्वारा। तो सवाल पूछ सकता है कि पहली बार मतदान से चुनने वाले या पहली बार ऐसे कौन से अध्यक्ष लोकसभा के बने जो मतदान प्रणाली से बने, तो यही थे जीबी मालवंकर। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे और अगले सवाल का जवाब देंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो अभी जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो 93। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी 93। सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोकसभा से सवाल पूछ सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 93 में क्या है, क्या लिखा हुआ है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, विधि मतलब क्या होता है, कानून, विधि मतलब क्या होता है, कानून। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है? संघीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी या भारत का प्रथम कानून अधिकारी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे भारत का प्रथम कानून अधिकारी या भारत में सबसे अधिक विधि का ज्ञाता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, एंटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही क्या होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम कानून अधिकारी। और ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भारत सरकार को वैधानिक सलाह देना, विधि से संबंधित सलाह देना। किसको? भारत सरकार को। और यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, भारत का सबसे बड़ा कानून का ज्ञाता। जो इसका पद होता है, जो इसका पद होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। और महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखेंगे 76। तो भारत सरकार को वैधानिक या विधि सलाह, कानून से संबंधित सलाह कौन देता है? भारत का महान्यायवादी। और वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है। और अगर बात करें राज्यों की, जैसे संघ में सरकार को सलाह महान्यायवादी देता है, वैसे प्रत्येक राज्य में उस राज्य की सरकार को वैधानिक सलाह कौन देता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। और ये जो महाधिवक्ता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर बताएंगे कि महाधिवक्ता। राज्य की सरकार को वैधानिक या कानून की संबंधित सलाह कौन देता है? महाधिवक्ता। वो संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है? और जैसे प्रथम विधि अधिकारी, भारत का प्रथम विधि का अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। उसी तरह उस राज्य का, भाई उस राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है महाधिवक्ता। पूरे भारत का विधि अधिकारी कौन होता है?
महान्यायवादी एंटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन अगर बात करें राज्य में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है महाधिवक्ता। ये कुछ सारी चीजें आप बातों को ध्यान रखेंगे और इस सवाल का जवाब आप देंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का उल्लेख है। अगला सवाल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सेवानिवृत्त होते हैं। अगला सवाल है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन दिया 6 वर्ष 65 वर्ष आयु पूर्ण होने पर, 6 वर्ष बाद या 62 वर्ष आयु पूरी होने पर, 5 वर्ष बाद या 62 वर्ष आयु पूरी होने पर, या 5 वर्ष बाद या 65 वर्ष आयु पूरी होने पर। तो इसका जवाब दीजिए आप लोग। इस सवाल का जवाब क्या होगा? चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए भाई। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ किसको कहा जाता है भाई? आप लोग जान रहे हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो सबसे पहले ध्यान लिखेंगे ये क्या है, CAG। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और इसको रिटायर होने की आयु कितनी होनी चाहिए? 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष, 5 वर्ष 62 वर्ष या 5 वर्ष 65 वर्ष। तो सवाल का जवाब दीजिए। तो ध्यान रखेंगे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है इसके बारे में? तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में है। और ऑप्शन नंबर ए सही है, नियुक्ति के बाद 6 वर्ष बाद या उसकी आयु 65 वर्ष, दोनों में से कोई भी अगर पहले पूरा हो जा रहा है तो अधिकतम आयु 65 वर्ष, कार्यकाल कितने समय का? 6 वर्ष। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद में है? 148। और अगर आपसे सवाल पूछे ये अपना नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट कहां पेश करता है, यह अपना रिपोर्ट जो है वो कहां पेश करता है? तो ध्यान रखेंगे कहां पेश करता है। तो ये सवाल आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लास में आपको पढ़ाया गया है कि नियंत्रक लेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करता है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 वर्ष का। और अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? 65 वर्ष। इन दोनों में से कोई भी अगर पूरा हो गया तो इसको रिटायर कर दिया जाएगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल बताइए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा जो समिति होती है वह अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के अध्यक्ष को, संसदीय मामलों के मंत्री को या भारत के राष्ट्रपति को। इस सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब दीजिए कि लोक लेखा समिति जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किसके सामने करती है? चलिए एक सवाल तो आपको दे दें पूरा। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक सवाल पूरा ले लीजिए सभी लोग। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई वो कब हुई और कैसे हुई? भाई सवाल पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत हुई, या चार्टर अधिनियम 1853 के तहत, या भारत सरकार अधिनियम 1935 से, या भारतीय संविधान 1950 के तहत। तो ध्यान रखेंगे कि 1773 में ब्रिटेन से बनाकर सबसे पहला अधिनियम भेजा गया, रेगुलेटिंग अधिनियम।
और इसी अधिनियम में यह ब्रिटेन से बनाकर भेजा गया सबसे पहला अधिनियम था। और इसी अधिनियम के तहत ये कहा गया था कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। और इसी अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां पे की गई, लिखेंगे कलकत्ता में। तो 1774 में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई, कलकत्ता में। बाद में जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया तो उसी के तहत 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया कलकत्ता से। कहां, दिल्ली। तो आज जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो कहां पे कार्यरत है, दिल्ली में। लेकिन पहले 1935 से पहले वो कहां था, कलकत्ता में। और उसकी स्थापना भी कहां हुई थी, कलकत्ता में। किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो ध्यान रखेंगे रेगुलेटिंग अधिनियम या 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। और अगर बात करें कि जो सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ध्यान रखेंगे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड इलीजा इम्पे। लॉर्ड इलीजा इम्पे, लॉर्ड इलीजा इम्पे थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। और टोटल कितने जज थे इस सर्वप्रथम वाले सर्वोच्च न्यायालय में, कितने जज थे, तो ध्यान रखेंगे कुल 4 थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो 1774 में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में कुल 4 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड इलीजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। नाम याद रखेंगे, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चेम्बर्स और लॉर्ड लिमेस्टर। ये 4 लोग थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम तो जरूर याद रखेंगे, लॉर्ड इलीजा इम्पे। और पहला सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम के तहत बनाया गया, 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत। कब बनाया गया, 1774 में। और कब से दिल्ली में कार्य कर रहा है, तो 1937 से। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया, 1935 में। इस अधिनियम के तहत स्थानांतरित किया, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो ये सारी बातें थी जो आपको रिवीजन करवा दिया गया है। अगले सवाल का जवाब दीजिए। संविधान के व्याख्याकार या संरक्षण कौन है? इस संविधान का व्याख्या करने की जिम्मेदारी और संविधान के संरक्षक की जिम्मेदारी भारत में किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है, या संसद को, या सर्वोच्च न्यायालय को, या भारत का महाधिवक्ता को? तो वो कौन व्यक्ति है जिन्हें संविधान की व्याख्या करने और उसका संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे कि सर्वोच्च संविधान का व्याख्या करने और संविधान का संरक्षक, इस संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो लिख लेंगे संविधान का संरक्षक, संविधान का संरक्षक, संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। और संविधान में कोई मतभेद हो जाता है तो उसकी व्याख्या करने का भी अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगले सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, और भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से
भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीशों के न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा। देखिए, किसी भी सवाल को ऑप्शन ही कठिन बनाता है और ऑप्शन ही आसान बनाता है। सबको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, सबकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन ऑप्शन ऐसा बना दिया है कि किसके सलाह पर कौन सलाह देता है। तो सिर्फ इस ऑप्शन का सवाल है, सिर्फ भारत का राष्ट्रपति किसी से सलाह नहीं लेता, इनमें से किसी से सलाह नहीं लेता। तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला, अगर आपसे पूछे कि उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वो कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आपसे सवाल पूछेगा उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो किसकी सलाह पर करता है? तो ये ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति या उच्च न्यायालय के या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। उच्चतम न्यायालय किसको कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को या सर्वोच्च न्यायालय को? सर्वोच्च न्यायालय को। ये मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रह सकते हैं? मतलब पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 58 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रह सकते हैं? तो ध्यान रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए कितना है? ध्यान रखेंगे 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए अधिकतम आयु कितना है? अधिकतम आयु कितनी है? तो ध्यान रखेंगे कितनी है? 62 वर्ष। और अगर जिला न्यायालय की बात करें, जिला न्यायालय की बात करें, इसमें मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी होती है? 60 वर्ष। तो ये बात याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु 65 वर्ष, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु 62 वर्ष, और जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु कितनी है? 60 वर्ष। ये ध्यान रखेंगे, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? कौन से राष्ट्रपति, कौन से ऐसे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के राष्ट्रपति भी बने? भाई जैसा कि जान रहे हैं कि अगर भारत का राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो उसकी जगह काम कौन करेगा? भारत का उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्यभार को कौन संभालेगा? तो उस समय कार्यभार को कौन संभालेगा? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्यभार को या पदभार को कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा भारत में एक बार हुआ है, जब भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे जाकिर हुसैन, तो कार्यकाल के दौरान ही डॉक्टर जाकिर हुसैन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उस समय के उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद बीबी गिरी ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। तो उस समय राष्ट्रपति भी नहीं उपस्थित थे, उपराष्ट्रपति जी ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे?
जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह मुख्य न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो उस समय ये क्या बने थे? भारत के राष्ट्रपति। तो कहने का मतलब, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा भारत में एक बार हो चुका है। तो कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति बनाए गए थे? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब, बंबई उच्च न्यायालय, इस सवाल का जवाब दीजिए। बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, अगर सवाल पूछे या तो कलकत्ता उच्च न्यायालय या बंबई उच्च न्यायालय या मद्रास उच्च न्यायालय, ये तीनों उच्च न्यायालय एक ही साल बने थे। वो कब बने थे और किस अधिनियम के तहत बने थे? तो ध्यान रखेंगे, 1861 में आया था भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, उच्च न्यायालय अधिनियम। तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, आपसे सवाल पूछेगा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो आया था 1961 में आया था भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत भी, इसी के तहत 1962 में, माफ करिए 1862 में भारत में 3 उच्च न्यायालयों की, सर्वप्रथम 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। और वो कौन कौन से थे? बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। इन तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 के उच्च न्यायालय, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत किया गया था। वो कब, किस परिषद के अधिनियम के अधीन आया था? तो ध्यान रखेंगे, 1861 के भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम भाई 1861 में आया था भारत परिषद अधिनियम, अधिनियम। और इसी अधिनियम के तहत 1862 में स्थापना हुई, कौन सी? 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की भारत में क्या की गई? स्थापना की गई। तो ध्यान रखेंगे, 1861 में आया था भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम और भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे, और ये प्रथम उच्च न्यायालय थे जो भारत में बनाए गए थे, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और बंबई उच्च न्यायालय। सवाल का जवाब दीजिए, उपराज्यपाल नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि क्या यह संवैधानिक पद है उपराज्यपाल? क्या यह संवैधानिक पद है या गैर संवैधानिक पद है? या गैर संवैधानिक पद है? संवैधानिक पद है। तो जो ये उपराज्यपाल का पद है, ये संवैधानिक पद है या गैर संवैधानिक पद है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सवाल पूछ रहा है उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जैसा आप जान रहे हैं कि कुछ कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जैसे कश्मीर में भी है, दिल्ली में भी उपराज्यपाल होता है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। क्योंकि आप जानते हैं संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। और उस संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए राष्ट्रपति एक प्रशासक की नियुक्ति करता है। और वही प्रशासक कहीं कहीं क्या कहलाते हैं? उप राज्यपाल। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि उपराज्यपाल का जो पद है वह संवैधानिक पद है या गैर संवैधानिक पद है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल का जवाब दीजिए। राज्यपाल विधान परिषद में, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों की, ये मनोनीति लिखा हुआ है, मनोनीति, मनोनीति का मतलब होता है चुनना। और राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों की मनोनीति करता है? तो राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है?
तो ध्यान रखेंगे कुल संख्या का 1/6, कुल संख्या का 1/6। ये सवाल बार बार पूछता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो अगर ये सवाल पूछे कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति वो क्या करता है राज्यसभा में, राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है, मनोनयन करता है? तो ध्यान रखेंगे कितने, 12 सदस्य। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, अपने द्वारा चुना जाता है। उसी प्रकार विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा टोटल, विधान परिषद की टोटल संख्या का कितना प्रतिशत, टोटल संख्या का 1/6, टोटल संख्या का 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला सवाल, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जैसा आप जान रहे हैं, संघ में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में उस राज्य के मुख्यमंत्री और उस मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? भाई ये सवाल, ये 64 करना है, 63 में ये है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। देखिए बात करें अगर अनुच्छेद 163 की, अनुच्छेद 163 थी, तो ये क्या कहता है? अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है कि राज्य में राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का एक मंत्री परिषद होगा, और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और उसके मंत्री परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी तो सही है, लेकिन 164 नहीं, बात कर रहा है नियुक्ति की, बात कर रहा है नियुक्ति की। और 63 में क्या है कि सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा राज्यपाल को, और उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अगर राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात करें, अगर बात करें राज्य मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में, या मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात करें, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 164 में। जिस प्रकार संघ में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का मंत्रिपरिषद होता है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का मंत्रिपरिषद होता है। जिस प्रकार संघ के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? और राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो ये सब सवाल है, अनुच्छेद 164 है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, विधान परिषद की, इस सवाल का जवाब दीजिए। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? आपसे सवाल पूछता है कि विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ध्यान रखेंगे, बात करें विधान परिषद में, तो किसी भी विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ध्यान रखेंगे कम से कम कितने हो सकते हैं? 40 सदस्य, 40 सदस्य हो सकते हैं। इससे कम राज्य के किसी भी राज्य के विधान परिषद में 40 से कम सदस्य नहीं हो सकते। तो पूछ रहा है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40। और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? अधिकतम कितनी होनी चाहिए? भाई विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो ध्यान रखेंगे विधान परिषद में, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? विधान परिषद के बारे में बात कर रहे हैं कि सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की संख्या गुणे 1/3। मतलब
विधानसभा में जितने सदस्य हैं उनका 1/3 जो सदस्य है वो अधिकतम संख्या होता है विधान परिषद का। तो किसी भी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? उसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की संख्या का 1/3। और न्यूनतम संख्या पूछे कि कम से कम कितनी हो सकती है, तो 40, ज्यादा से ज्यादा 1/3 गुणे विधानसभा सदस्यों की संख्या। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो ये क्लास पीछे पढ़ाई जा रही है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। धीरे धीरे एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ा जाएगा। अगला सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिए। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति, गणपूर्ति क्या होती है? मैं भी आपको बताए थे कि किसी भी सदन को चलने के लिए, सदन को चलने के लिए आवश्यक या न्यूनतम सदस्यों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? गणपूर्ति कहा जाता है। कहने का मतलब संसद का हो या विधानमंडल का हो, कोई सदन हो, अगर उसको उसमें सत्र चलाना है तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए, वही क्या कहलाता है? गणपूर्ति। तो पूछ रहा है कितने सदस्य होते हैं गणपूर्ति के लिए? 30 सदस्य अथवा कुल सदस्य की संख्या का 10वां भाग, जो भी अधिक हो। 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य का 10वां भाग या जो भी हो। सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा भाग या सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। तो बताइए कौन सा आंसर सही है? अगर बात करें संघ की गणपूर्ति, संघ की गणपूर्ति मतलब या संसद की गणपूर्ति, अगर हम बात करें आपसे संसद की गणपूर्ति, संसद की गणपूर्ति जो है संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी हुई है? संसद की गणपूर्ति जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बताएंगे अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद 100 में क्या है? संसद की गणपूर्ति। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है? राज्य विधानसभा, राज्य विधानमंडल की बात कर रहा है ये। इसमें गणपूर्ति में कितना होता है? संसद की गणपूर्ति कितनी होती है? कुल संख्या का, उस सदन के कुल संख्या का 1/10 या 10%। यहां भी सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, कहने का मतलब 1/10। और अगर बात करें कि अगर संसद का या संसद की गणपूर्ति संविधान के अनुच्छेद 100 में है, तो राज्य विधानमंडल की गणपूर्ति संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 189, 189, अनुच्छेद 189 में क्या है? राज्य विधानमंडल की गणपूर्ति। कहने का मतलब उस विधानमंडल के सदन में सत्र चलने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कुल, उस सदन की कुल संख्या का 10वां भाग या 10% कह सकते हैं, या कह सकते हैं 1/10, एक ही बात है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बस आज यहीं तक रोकेंगे। और अगर आपका रिस्पांस बढ़िया हुआ, तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके और ऐसी और ज़्यादा क्लास आपके लिए पढ़ाई जाए। हमारे चैनल पे पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लास एकदम जीरो लेवल से चल रही हैं, तो एक बार जरूर विजिट करिए। आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर पढ़िए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसी बहुत सारी क्लास आपके सामने हम लेकर आएंगे। चलिए।